नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डे वाइज रिवीजन चल रहा है। क्लास नंबर 19 हो गई है और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब लोग कराएंगे। हमने सजेशन मांगे थे कुछ आपसे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कई सारे लोगों ने सजेशन पे भेजे कौन कौन से टॉपिक्स जो है प्रायोरिटी बेसिस पर कराए जाने चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी डिमांड आ रही है और भी कुछ लोगों ने कुछ टॉपिक सजेस्ट करे हैं, उनको हम अगली क्लासेस में तुरंत ही कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा क्रम चल रहा है, जिस चैप्टर को पहले होना चाहिए उसको पहले रख रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक आरओ के लिए ज़रूरी हो सकते हैं तो उसको बताइएगा। कई सारे लोगों ने सजेस्ट किया जैसे ला नीना अल नीनो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले चीज़ें पढ़ाई जाएँ, तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द शामिल करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम लोग इसमें कराएंगे। ज्योग्राफी में आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइलैंड। कोस्टल प्लेन वगैरह हम लोग पढ़ चुके थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मेजर और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में स्टडी करना है। मैप से सारी चीज़ें यहाँ पर समझेंगे हम लोग, और इन आइलैंड के बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है। 2024 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था यूपीपीएससी के 2024 प्रीलिम्स में, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। सबसे पहले तो ये एक आर्किपिलागो है, यानी आइलैंड का समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक आर्किपिलागो है। यहाँ पर 265 करीब बड़े और छोटे आइलैंड है। 203 आइलैंड यहाँ पर अंडमान आइलैंड है, निकोबार के 62 आइलैंड है। ये सब ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मान लीजिए कि स्टेटमेंट वाइज इसमें क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 250 से ज़्यादा द्वीप हैं, तो आप क्या उसको मार्क करेंगे? आप सही मार्क करेंगे। ठीक, रिटन इन्फॉर्मेशन में इसी वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के लाया हूँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। यूपीपीएससी के लिए जब हमने डे वाइज रिवीजन कराया था 2024 वाले के लिए, उससे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उस डे वाइज में से पूछे गए थे डायरेक्टली, वो भी कठिन वाले सवाल, सरल वाले भी नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 3 मुख्य भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, उत्तर, मध्य और दक्षिण।
यानी कि नॉर्थ, मिडिल और साउथ। डंकन पैसेज लिटिल अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग कर देता है। डंकन पैसेज यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में, ये आपका डंकन पैसेज है, ठीक है। ये डंकन पैसेज जो है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान वाले हिस्से से अलग कर देता है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है ये डंकन पैसेज, ये ध्यान रखना है। और उत्तर में ग्रेट अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जो कह सकते हैं एंटिटी कौन सा है, वो है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है? ये सेपरेट करता है ग्रेट अंडमान द्वीप समूह को दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह से। तो ग्रेट अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यूपीपीएससी की एक आदत रही है, कोई भी आइलैंड के बारे में पूछेंगे तो उसके ओरिजिन के बारे में पूछें, ओरिजिन यानी कि उद्भव। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात की जाए तो ये माउंटेनस आइलैंड है, यानी पर्वतीय यहाँ पर द्वीप है। पर्वतीय द्वीप का मतलब है कि ये टेक्टोनिक ओरिजिन के भी हैं, वोल्केनिक ओरिजिन के भी हैं। टेक्टोनिक ओरिजिन का मतलब है कि जैसे हिमालय का सृजन हुआ है लगभग उसी प्रक्रिया से टेक्टोनिक तरीके से प्लेटों के टकराने से जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह उपजे हैं, या फिर कह सकते हैं ये कभी जो है कह सकते हैं वोल्केनो रहे होंगे। अब ये वोल्केनो इनका सपाट होकर के आइलैंड का रूप ले चुका है, ये आप कह सकते हैं। तो वोल्केनिक ओरिजिन आ जाए आपके एग्जाम में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी है तो भी सही हो जाएगा, और टेक्टोनिक आ जाए तो भी सही है। तो ज्वालामुखी और टेक्टोनिक उत्पत्ति है इसकी, और यहाँ पर कोरल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते थे यहाँ पर, यानी कि आपका प्रवाल भित्तियां भी पाई जाती थी, अब नहीं पाई जा रही हैं। उसके बारे में सवाल पूछा गया था 2024 वाले पेपर में भी हाल में पूछा गया है कि कौन सा रीजन हो सकता है कि कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग और मास कोरल डेथ देखने को मिली अंडमान निकोबार आइलैंड के पास। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ है और प्रवालों की सामूहिक मृत्यु देखने को मिली है? तो इसका उत्तर आयोग ने माना था अपनी ऑफिशियल की में, हिंद महासागर में जो 2 डिग्री तापमान की वृद्धि हुई है उससे कोरल विरंजित हुए हैं और कोरल डेथ भी देखने को मिली है, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग भी हुई है और जो है डेथ ऑफ कोरल भी देखने को मिला है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि क्या कभी कोरल प्रवाल भित्ति हुआ करती थी, यस प्रवाल भित्ति होती थी, अभी बहुत थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ज्यादातर प्रवाल भित्तियां नष्ट हो चुकी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि हिंद महासागर में 2 डिग्री तापमान की वृद्धि हुई है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में बैरन और नारकोंडम द्वीप, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप हैं, और यहाँ पर जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ से लावा अभी भी प्रस्फुटित होकर के बाहर आता है। यहाँ पर लावा डिस्चार्ज देखने को मिलता है बैरन आइलैंड में, नारकोंडम में, और मेन लैंड में इंडिया में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई सारा आपको टोपोग्राफी देखने को मिलती है, कई सारी टोपोग्राफी मतलब यहाँ पर आपको उच्चावच देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह छोटे छोटे देखने को मिलते हैं, बहुत ऊंचे नहीं, छोटे छोटे माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत भूमि को अगर हम देखें तो मेन लैंड के सारे लगभग जो टोपोग्राफिकल फीचर हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं, नदियों को छोड़ करके, नदियों में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं यही है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ओरिजिन टेक्टोनिक है, जैसे हमने आपको बताया। तो इनकी उत्पत्ति टेक्टोनिक ओरिजिन की है। तो किन किन प्लेटों के टकराने से इनकी उत्पत्ति हुई है? इंडियन प्लेट जब बर्मा माइनर प्लेट से टकराती है तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर म्यांमार में जो ये पर्वत श्रृंखला है यहाँ वाली, इसको अरकान योमा हिल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरकान योमा की पहाड़ियाँ, अरकान योमा हिल्स, ठीक है। एक्चुअली में इन्हीं अरकान योमा पहाड़ियों का ही एक्सटेंशन है ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यही पहाड़ियाँ यहाँ पर आती जा रही हैं, ठीक है। और कह सकते हैं अरकान योमा हिल्स का ही एक्सटेंशन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरकान योमा हिल्स इटसेल्फ ये किसका एक्सटेंशन है? अरकान योमा की पहाड़ियाँ। हमने आपको बताया था कि जो पूर्वांचल रेंज है, मतलब जो पूर्वांचल हिल्स है, ठीक है, पूर्वी हिमालय का ही एक तरीके से एक्सटेंशन कह सकते हैं अरकान योमा है, और अरकान योमा का एक्सटेंशन हम लोग कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तभी इसको टेक्टोनिक ओरिजिन का कहा जा रहा है। और अगर एग्जाम में जैसे आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सृजन कब हुआ होगा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सृजन हुआ है टर्सरी पीरियड में, हिमालय के बाद, हिमालय के जस्ट बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सृजन हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर एग्जाम में आ जाता है कि अरकान युमा पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो आप गलत नहीं मानिएगा, उसको सही मानिएगा। और अरकान युमा की पहाड़ियां किसका एक्सटेंशन है? पूर्वी हिमालय का। ये पूर्वी हिमालय हमने यहाँ पर पूरा पढ़ा हुआ है, क्लास नंबर 7वीं या 8वीं में, ठीक है। अच्छे से उसको देख लीजिएगा एक बार, अगर आपने पीछे का नहीं पढ़ा है तो चीजें हमारी कंटिन्यूएशन में चल रही है, जो लोग लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं वो समझ गए होंगे। लक्षद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। लक्षद्वीप के बारे में बस थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको तैयार करना है। लक्षद्वीप जो है 3 कह सकते हैं द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। द्वीप समूह
अमिनी देवी द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन सबसे मिलकर के जो आइलैंड का ग्रुप है वो लक्षद्वीप कहलाया है। ठीक है, जो चेर वंश के अंतिम शासक थे उन्होंने लक्षद्वीप की खोज की थी इंडियन ओशियन में, ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप को हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिकॉय है सबसे साउथ में, यहाँ पर कोचीन दिखाया जा रहा है, ये मेनलैंड इंडिया से, केरल से कनेक्शन इसका। ठीक है, ये कल्पेनी है, ये चीरियम है, एंड्रोथ आइलैंड है। ठीक है, और चितलाट है, किल्टन है, कदमत है। कई सारे जो हमारे नेवी शिप्स हैं, भारतीय सेना के जो जहाज है, उनका नाम इन आइलैंड के नाम पर रखा गया है, जैसे कदमत, किल्टन। ठीक है, ये कुछ जहाज है, आईएनएस शिप्स, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। ठीक है, कदमत है, अमीनी है, कावरत्ती है, सुहेली है, अगत्ती है, बंगाराम आइलैंड है, बितरा है। इनका नाम रटना तो नहीं है, लेकिन जैसे अगर एग्जाम पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है, या फिर आपसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप द्वीप समूह का भाग नहीं है, तो अगर आपको पता हो कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से आइलैंड हैं, उनके थोड़े बहुत नाम अगर आपको पता हो, जैसे बैरन है। ठीक है, बैरन है, रिचेस है, यहाँ पर भी एक पहलगांव है, साउथ अंडमान है, हरबेटाबाद है, एबरदीन है, लिटिल अंडमान है, अ, माया बंदर है। ठीक है, कार निकोबार है, टेरेसा द्वीप है, कचाला आइलैंड है। ठीक है, तो इन सब के नाम अगर आपको पता रहेंगे, कोमोर्ता है, जैसे आईएनएस कोमोर्ता नाम से एक शिप भी है, तो आपको अगर ये पता रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन आप टैकल कर पाएंगे जहां पर 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड दे देंगे और एक रहेगा लक्षद्वीप वाला, तो आप उसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, तो मतलब सारे रटना हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि हाँ ये वाले जो आइलैंड के नाम है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं और ये वाले जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत आते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे और अगर क्वेश्चन आ गया तो उससे डील कर पाएंगे। कुछ डिटेल यहाँ पर लक्षद्वीप के बारे में ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप में टोपोग्राफी फ्लैट देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर कोई वोल्केनो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये कोरल आइलैंड है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ते हैं, और यहाँ पर भी कोई स्ट्रीम, हिल, वैली, घाटी, ये सब कोई भी रिलीफ फीचर को मिलाकर देखने को नहीं मिलेगा। उच्चावच का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। या सबसे उत्तर में अमिनी देवी द्वीप समूह है, जबकि मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। सभी आइलैंड जो है प्रवाल मूल के हैं, यानी कोरल आइलैंड है। ओरिजिन इनका क्या है? कोरल है। कोरल के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाया है, 18 नंबर वाले में, उसको देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से मैंने बताया एटॉल और कोरल किस तरीके से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो घेराव करके जो प्रवाल भित्ति बन जाती है। ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति से घिरे हुए छोटे द्वीप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर एटॉल कई सारे देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फंडामेंटल राइट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे सिलेबस का भी एक इंपॉर्टेंट भाग है पॉलिटी में, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा मैंने पोर्शन लगाया है अपने इस स्टडी मटेरियल का, और कुछ यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ टेक्स्ट याद करना थोड़ी समस्या का विषय है आप सभी के लिए, टेक्स्ट से आप लोग लदे पड़े हैं, हर जगह आपको काला अक्षर दिख रहा है, कई सारी चीज़ें एग्जाम में भी आने वाली है, इससे थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने तथ्य लिखे हैं, मतलब ये ब्लैक पेन से जो लिखा है, इनके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जो तथ्य लिखे हुए हैं उनको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा, आप एक बार थोड़ा सा एग्जाम के लिए याद रखिएगा, क्योंकि ये तथ्य जो है क्वेश्चन में आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल में आ सकते हैं, सही या गलत वाले में आ सकते हैं, अभिकथन कारण वाले में ये तथ्य पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने जो है अमेरिका के संविधान या यूएस बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर के इसको अडॉप्ट किया था भारतीय संविधान में। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, जो सर्वथा उचित है, और वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में है, उतना कहीं मतलब और जगह व्याख्या नहीं की गई मूल अधिकारों की, क्योंकि इसका कारण है हम लोग एक बहुत बुरे दौर से गुजरे थे, कॉलोनियल फेज से हमारा देश गुजरा था, इतने सारे स्ट्रगल्स करके स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चलाए गए थे, और तब जाकर के हमने स्वतंत्रता पाई थी। तो यहाँ पर संविधान निर्माताओं के मन में ये बात रही थी कि जो अधिकारों से हमको वंचित रखा गया था कॉलोनियल पीरियड में, वो अधिकार हमको मिले जरूर। ठीक है, तो ये प्रयास था, इस वजह से मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करने की चेष्टा की गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, संविधान बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के मूल अधिकारों से के संबंध में गारंटी देता है। जो गारंटी वर्ड है महत्वपूर्ण है। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। उसको लागू कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, ठीक है, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। समता का अधिकार 14 से 18 में दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में डिफाइंड है। धार्मिक, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 और 30 में गिवन है। संपत्ति का अधिकार पहले ये इनिशियली
मूल संविधान में ये संपत्ति का अधिकार बताया गया था फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन से इस मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। इसमें संविधान संशोधन में मतलब ये अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया था, 300A, और इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है। तो इस तरीके से केवल 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है, ये ध्यान रखना है आपको। स्टेटमेंट इनको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को उपलब्ध होते हैं, जैसे 15, 16, 19, 29, 30, ये रटना ही पड़ेगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं। मौलिक अधिकार संप्रभु नहीं सशर्त होते हैं, नहीं क्वालिफाइड राइट्स होते हैं, यानी कि विशेष परिस्थितियों में इसमें बदलाव किया जा सकता है। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आएंगी जिसमें कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इमरजेंसी के समय भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकेगा, वो भी आगे हम बताएंगे कौन कौन से। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ये कई बार डिफरेंट केसेस में कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के उद्देश्य से, इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, और कह सकते हैं सोवरेनिटी बनाए रखने के लिए, दुश्मन से बचाव करने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए ऐसे प्रतिबंधों के औचित्य का मूल्यांकन सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब पेगासस वाला जैसे केस हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है, सरकार लोगों के मोबाइल चेक कर रही है, ठीक। तो कई बार कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और एजेंसीज को लगता है कि लोगों के मोबाइल की छानबीन करनी चाहिए, तो आप उसमें जो है मोबाइल, मतलब उसको क्लेम नहीं कर सकते कि राइट टू प्राइवेसी है और सरकार मोबाइल नहीं चेक कर सकती। सरकार सब कुछ चेक कर सकती है अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन वही बात है कि उसका मूल्यांकन कौन करेगा। तो सरकार किस हद तक राइट को प्रतिबंधित कर सकती है, इसका मूल्यांकन करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है, ठीक। जैसे एग्जाम में आ जाए, सरकार द्वारा किसी के मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के संबंध में मूल्यांकन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि मामले सुप्रीम कोर्ट में ही अंत में जाते हैं। मौलिक अधिकार संबंधी मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों और समग्र रूप से समाज के अधिकारों के बीच व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। तो मौलिक अधिकार इस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने ड्राफ्ट किए थे कि समाज के रूप में भी, समग्र समाज के रूप में आपके अधिकार अक्षुण्ण रहे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आपको मिले और सामाजिक नियंत्रण का भी संतुलन बना रहे, ठीक है। एक समाज के तौर पर जो अधिकार होने चाहिए व्यक्ति के पास, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर जो उसके पास स्वतंत्रता, लिबर्टी वगैरह होनी चाहिए, उस सबको इंश्योर किया गया है। अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। राज्य की कार्रवाई का मतलब क्या है? जैसे हम लोग ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये तो बात मन में थी कि भले ही संविधान की स्थापना होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनेगी, मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन अगर सरकार निरंकुश हो गई तो क्या करेंगे, ठीक है। राज्य कुछ ऐसी कार्रवाई करने लगे कि वो फंडामेंटल राइट को माने ही ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकने की, कह सकते हैं, संभाविता थी कि मान लीजिए राज्य जो है ये खिलाफ हो जाता है संविधान के, स्टेट जो है ऑटोक्रेटिक एक्ट करने लगता है। तो मौलिक अधिकार इस तरीके से बनाए गए थे कि राज्य की कार्रवाई अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण होती है तो उसको संरक्षण मिले, लेकिन अगर कोई निजी व्यक्ति किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध भी संरक्षण संविधान में गारंटी किया गया है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, जबकि अन्य सकारात्मक प्रकृति के भी होते हैं। नकारात्मक मौलिक अधिकार सरकार पर सीमाएं लगाने का काम करते हैं, जबकि सकारात्मक मौलिक अधिकार सरकार पर उपबंध करने का दायित्व प्रदान करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? नकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार वे होते हैं जिसमें कहा गया कि भाई सरकार हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, किसी की स्वतंत्रता वगैरह नहीं छीन सकता है। तो इसका मतलब है कि सरकार के एक्शन पर अंकुश लगाया गया है, सरकार की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। जबकि सकारात्मक मौलिक अधिकार में ये होता है कि सरकार को दायित्व दिया जाता है, सरकार को जिम्मेदारी दी जाती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करें, ठीक। मौलिक अधिकार न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, क्योंकि किसी के भी मौलिक अधिकारों को अगर छीना गया तो डायरेक्टली जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, डायरेक्टली जो है कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति, और कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कह सकते हैं, परिभाषित करने वाला, संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने वाला जो हमारे यहाँ पर संस्थान है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसमें डायरेक्टली आप जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा रहा है, ठीक है, उनका दमन किया जा रहा है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस वजह से न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों का बचाव गारंटी दी गई है। बचाव किया गया, गारंटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को गारंटी किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और समय समय पर विभिन्न केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी पड़ेगी सरकार को। इसलिए कोई भी पीड़ित पक्ष अपील करने के बजाय उल्लंघन के किसी भी मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप मूव करें कि आपको लोअर कोर्ट में जाना है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फिर जो है
हायर जुडिशरी में जाना है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है तो। इसके बाद संसद संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है जब तक कि भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन ना हो। बहुत लंबे समय तक आज़ादी के बाद ये डिबेट रही कि क्या सरकार मौलिक अधिकारों को हटा सकती है, क्या सरकार मौलिक अधिकारों संबंधी उपबंधों में परिवर्तन कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। तो केशवानंद भारती केस इस मामले में आता है। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट था कि एक हद तक सरकार मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है जब तक कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन ना हो। संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ किए बिना सरकार मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, ये कहा गया था। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के दौरान निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 संबंधी जो प्रावधान है इनको इमरजेंसी के समय भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता या फिर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 में जो भी प्रावधान गारंटीकृत किए गए हैं आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान भी इन पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर या घोषित आपातकाल की अवधि के दौरान उल्लंघन मतलब कह सकते हैं प्रतिबंधित किया जा सकता है। 19 में है क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही थी, हमारी तरफ से हमला किया गया था, तो हमारे मीडिया हाउसेस को सही तरीके से रिपोर्टिंग करने की बात कही गई थी, या फिर सरकार को अगर लगता उस समय पर किसी चैनल को बैन भी किया जा सकता था। तो वो चैनल जो है सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जा सकते थे कि सरकार ने हमारे चैनल को बैन किया। फ्रीडम ऑफ राइट्स ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का क्या, क्योंकि उस समय युद्ध जैसी स्थिति थी, युद्ध या बाह्य आक्रमण वाली स्थिति में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। मूल अधिकार को सीमित करने का काम जो है कौन से अनुच्छेद कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का दायरा किन अनुच्छेदों से सीमित किया गया है? 31A, 31B, 31C द्वारा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कौन से अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों का दायरा सीमित करते हैं। अनुच्छेद 31A, 31B, 31C प्रॉपर्टी राइट्स संबंधित है। संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य ऐसी सेवाओं से संबंधित मामले में मौलिक अधिकारों के प्राधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है। यानी कि एक जो मिलिट्री पर्सनल होगा उसको कई बार वो सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो एक नॉर्मल सिविलियन को मिलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। मार्शल लॉ के लागू होने पर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। केवल संसद ही मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। हालांकि कोर्ट ने भी समय समय पर व्याख्या की है, तो कोर्ट व्याख्या करता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो हमारी कार्यपालिका है उसको निर्देश देता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में प्रवर्तन के लिए कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 के तहत जो राज्य की परिभाषा समझ में आती है या समझ में आनी चाहिए हमको, ये देख लेते हैं क्या है। संघ के कार्यकारी और विधायी अंग इसमें स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट जो शब्द है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में भी सवाल आ चुके हैं कि राज्य किसको मानेंगे। राज्य के कार्यकारी और विधायी अंगों को मानते हैं। सभी स्थानीय निकायों को स्टेट की श्रेणी में डालते हैं हम लोग, कोई भी नगर पालिका है, नगर निगम है, ठीक है, और पंचायत ही क्यों ना हो। और सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरणों को डालते हैं। राज्य के सहायक के रूप में काम करने वाले निजी निकाय एजेंसी को भी कई बार स्टेट माना है कोर्ट ने, और राज्य के अर्थ में ये सब लिया जा सकता है। मतलब प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट संस्था तो सरकार के लिए काम करती है कोई एजेंसी, उसको भी स्टेट के दायरे में रखा जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 21 में क्या कहा गया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो वर्डिक्ट दिए हैं उसमें ये शामिल किया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में राइट टू गो अब्रॉड, यानी देश से बाहर जाने का अधिकार भी शामिल है, और राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि यहाँ पर राइट टू लाइफ जो लिखा है ये यहाँ पर सीमित नहीं है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार। ये भले ही लिखा नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन ये समझा जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा समझा जाए कि राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी शामिल है। इसके संबंध में केस हुआ था, इसके संबंध में देखिए सवाल आया था आरएस पेपर में, काफ़ी अच्छा सवाल बनाया गया था, उस समय मैंने कहा था। इसको देख लेते हैं हम लोग। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था आर्टिकल 21 के संबंध में, इसमें कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। सो जैसे यहाँ पे गिवन है कि इसको देख लेते हैं। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये कहा था कोर्ट ने। आर्टिकल 21, 19 और 14 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि इनकी शक्ति अलग अलग लागू नहीं होती है, ठीक है। ये 21, 19 और 14 को एक साथ पढ़ा जाए और एक साथ जो है इनका अर्थ निकाला जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
procedure established by law is by and large synonymous with the procedural due process as prevalent in the US. यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। ये कोर्ट ने कहा था कि जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो हम प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के समतुल्य मान लेंगे। ये कमेंट था, तो ये तीनों सही है। लेकिन ये जो दिया गया है कि भार याचिकाकर्ता पर होता है, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत जो है उसको पर्सनल लिबर्टी है, ये साबित याचिकाकर्ता को करना होगा, ये गलत है। स्टेट की जिम्मेदारी है सभी को पर्सनल लिबर्टी इंश्योर करना। याचिकाकर्ता के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है कि वो अपने आप को स्वेच्छाचारी साबित करे। ठीक, ये राज्य के ऊपर ये प्रूफ होता है कि वो अगर किसी की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, मान लीजिए किसी की स्वतंत्रता उन्होंने छीनी, तो उनको बाकायदा कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में ऐसा करना आवश्यक था, या फिर क्या कदम ऐसे उठाए गए उस व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने के लिए जो राष्ट्र हित में जरूरी थे, या फिर एक बड़े समूह की सुरक्षा के लिए किसी के मौलिक अधिकारों को अगर छीना गया है तो कोर्ट में साबित करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पटिशनर पर नहीं होता है, स्टेट के ऊपर होता है। अनुच्छेद 13 में जो टेक्स्ट है उसमें जो कानून या विधि है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है, लॉ में क्या क्या शामिल है। संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए या पारित किए गए कानून या विधि वो शामिल हैं। अध्यादेश जैसे अस्थायी कानून या विधि जो ऑर्डिनेंस वगैरह पारित किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा, वो भी लॉ के अंतर्गत आते हैं। मतलब आर्टिकल 13 में जो भी न्यायिक समीक्षा संबंधी जो प्रावधान है उसके अंतर्गत लॉ किसे मानते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ तक कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भी चुनौती दी जा सकती है, केशवचंद्र भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आर्टिकल 13 में जैसे कहा गया है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है या फिर उसका उल्लंघन करता है, उसको जो है न्यून करने का काम करता है, कोई भी ऐसा नियम या विधि जो है उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। तो इसी में हमने बताया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति कोर्ट के पास किस दायरे तक है। तो वो संसद द्वारा बनाए गए कानून की भी समीक्षा कर सकते हैं, संवैधानिक संशोधन की समीक्षा कोर्ट कर सकता है। कानून विधि के तौर पर जो गैर विधायी स्रोत हैं उनके बारे में भी कोई नियम ऐसा बनाया गया हो, कोई ऑर्डिनेंस पारित किया गया हो, ठीक है, कोई रेगुलेशन लाया गया हो सरकार के द्वारा और जरा सा भी वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसको जो है कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में पाश्चात्य शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका कारण है पाश्चात्य शिक्षा ने इसके विकास के लिए एक सहायक, एक समालोचनात्मक और वार्तालाप का सृजन किया। यहाँ पर सूजन लिखा है, इसको सृजन कर लीजिएगा यहाँ पे, सृजन, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन फोस्टर्ड अ क्रिटिकल डिस्कोर्स विच वाज हेल्पफुल इन इट्स डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि हमें साइंस सेक्शन पे ये वाले टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये वाले पे चाहिए। अब सारी की सारी डिमांड एक साथ तो पूरी की नहीं जा सकती, तो एक एक वीडियो में धीरे धीरे आपके बताए अनुसार वो टॉपिक हम लोग सिलेक्ट करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे अपने मन से किसी और टॉपिक के साथ, और इसके बाद जो होगा वो आप ही के कमेंट के आधार पे होगा। हम बात कर रहे हैं पांचोली की, बर्नौली की थ्योरम के बारे में। अरे वही जिसकी वजह से रेलवे वाले इतना सा गैप करे रहते हैं, जबकि चाहें तो एक पटरी और एडजस्ट हो सकती है। ज़मीन ज़्यादा है ना, नहीं बर्नौली थ्योरम है, अगर इसमें बीच में एक और पटरी डाला तो ट्रेनें आपस में भिड़ जाएंगी। जी हाँ, वही जिसकी वजह से एरोप्लेन इतना भारी होने के बावजूद उड़ता रहता है। तो ये थ्योरम काम कैसे करती है वो सुनो। एक शीट ऑफ पेपर लो और घर में हेयर ड्रायर है तो वो ले लो, नहीं तो जो आपका एग्जॉस्ट फैन है कूलर वाला उसके सामने इसको रख दो। अब ये पेपर नाचना शुरू कर देगा। उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो फड़फड़ाना। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझो। इस पेपर के ऊपर वाली जो सरफेस है हवा ज़्यादा उससे पास हो रही है और इसके नीचे की जो सरफेस है उससे बहुत कम हवा पास हो रही है। बर्नौली भाई साहब ने ये बोला था कि जहाँ से हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हवा वो भी तेज़ी से जहाँ से पास करेगी वहाँ बनेगा लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर होता क्या है वो समझो। अब इस सरफेस के ऊपर हवा ज़्यादा तेज़ी से बह रही है, तो यहाँ जो पहले से मौजूद एयर मॉलिक्यूल थे वो सब के सब हट जाएंगे ना, वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे रेजर चलाने के बाद चेहरे से बाल वाइप आउट हो जाते हैं। और नीचे उतनी ज़्यादा तेज़ी से हवा नहीं बह रही थी, इसलिए जो भी पहले से जो मॉलिक्यूल पड़े हुए थे हवा के वो वैसे के वैसे रहेंगे, बहुत कम इधर उधर होंगे। अब एक बात बताओ, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है ना,
यहाँ पूरा तो लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं फटाफट से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भारी मात्रा में यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे, जिसके चलते ये नाचने लगेगा। तो यही है बर्नौली थ्योरम। बाकी इसके एग्जाम्पल लेके आएंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में। अगर ना लेके आए तो याद दिला देना कमेंट में। जो हम अगला टॉपिक ले रहे हैं वो है लुईस एसिड और लुईस बेस। आप ही ने कमेंट करा था, तो चलिए बंदा हाजिर है। लुईस एसिड एक तरफ, लुईस बेस एक तरफ। अब देखो ए से एसिड और ए से ही हो जाएगा एक्सेप्टर। तो जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, काहे के लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन को, अर्थात दो इलेक्ट्रॉन जो कि खाली बैठे हैं, कोई इनकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा, तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लुईस एसिड। ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर, और बाकी जो इनको डोनेट करेगा वो तो ऑटोमेटिकली लुईस बेस होने वाला है। अब लुईस बेस डिसाइड करने के लिए 2 कंडीशन याद रखनी पड़ेगी और एसिड डिसाइड करने के लिए 4। लुईस बेस में क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है उसको डोनेट करेगा वो कंपाउंड। देख के कैसे पहचानोगे, कंडीशन नंबर 1, जो भी सेंट्रल एटम है किसी भी कंपाउंड के केस में, उसमें नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन होनी चाहिए। जैसे H2O में सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन। अब सेंट्रल एटम कैसे पहचानोगे, हमें तो साफ साफ दिख नहीं रहा कौन बीच में है, तो कानपुर सेंट्रल भी नहीं और आपका इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया भी नहीं। सीधे से ये याद रखो, जैसे H2O है तो जो सिंगल है वो एक तरफ हो जाएगा और बाकी 2 से बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, N, क्योंकि ये बाकी 3 ठो जो H हैं इसके साथ बना लेगा बॉन्ड। एल्कोहलिक ग्रुप ROH, R का मतलब CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, और इसी तरह से आगे ऐसे ही यहाँ पे भी हो सकता है। RNH2 अमाइन ग्रुप, ROH एल्कोहलिक ग्रुप, ये सब के सब आपके लुईस बेस होने वाले हैं। अर्थात एल्कोहलिक ग्रुप, अमीन ग्रुप और एक ऐसा सेंट्रल एटम जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो, ये आपका लुईस बेस होने वाला है। दुनिया के जितने भी एनाइन हैं वो सब के सब लुईस बेस होने वाले हैं, याद रखना भी आसान है। जिसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज देख लो, Cl -F -I -OH CN- वगैरह वगैरह, तो जितने भी ऊपर माइनस वाले हैं वो सब लुईस बेस होने वाले हैं। तो बस 2 ही कंडीशन याद रखनी है, एक ऐसा सेंट्रल एटम जिसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हो, उसमें ROH RNH2 भी शामिल हो सकते हैं, और दूसरा सारे के सारे एनाइन। अब लुईस एसिड में 4 कंडीशन याद रखनी है। पहली ये कि जो भी कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम जो भी है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे 2 8 लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आखिरी में 8 है तो ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं तो किसी भी स्थिति में वो इनकम्प्लीट है। जैसे BALMGBE, ये 4 याद रखो, BBE BB नाम सभी से को याद रहता है, खौफ भी होता है। BBE ALMG, मग अल BB, मग अल BB से याद रख लो। तो BF3, तो मग अल BB में B आया ना, तो बस अल आ गया, मग आ गया, BE आ गया, ठीक। तो इसी से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है वो लुईस एसिड होने वाला है। दुनिया के सारे कैटायन, अर्थात ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, H+, Ag+, और जितने भी ऊपर प्लस वाले हैं, कितने भी प्लस हों उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब के सब लुईस एसिड होने वाले हैं। डेफिनेशन क्या थी इसकी, लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहिए। कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा या फिर 4 6 करेगा, उससे नहीं मतलब है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए, अर्थात कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक्सेप्ट करने आना चाहिए उसे। सारे कैटायन लुईस एसिड हो जाएंगे। और लॉजिक भी यही कहता है, कैटायन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और लुईस एसिड में हमने देखा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट तभी करेगा जब कमी होगी ना, सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके सेंट्रल एटम के पास d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली हो, कैसे याद रखोगे, जो भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, स्पेशली P ब्लॉक के, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलेनियम, ये सब के सब जिस भी कंपाउंड में है वो क्या होगा, लुईस एसिड होगा। क्या याद रखो, फॉस्फोरस, सल्फर और सेमीकंडक्टर्स। अगली कंडीशन ये है कि जो भी सेंट्रल एटम है वो पाई बॉन्ड बनाना चाहिए किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हो, जैसे CO2 SO2, तो समथिंग O2 समथिंग O3, ये जितने भी हैं वो सब लुईस एसिड होने वाले हैं।
अब आपके सामने दारू दे देगा, कहेगा क्या है ये, तो लुईस बेस है, जबकि दारू एसिडिक होती है। बड़ी विडम्बना है, केमिस्ट्री उसको बेस बता रही है जबकि पीने पे एसिडिक लग रहा है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो केमिस्ट्री के हिसाब से लुईस एसिड होगी ही। एग्जाम में बस आपसे यही पूछेगा लुईस एसिड और लुईस बेस इसमें से कौन है कौन नहीं है, तो आराम से आप पहचान लेना। 4 कंडीशन इसकी बताई हैं, 2 बेस वाली बताई हैं। तो यार आगे के लिए आप टॉपिक बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट भी हम शो करेंगे और उसके हिसाब से वीडियो में वो टॉपिक भी संलग्न करेंगे। इसके साथ ही कोई और सजेशन हो कि रीजनिंग में ये टॉपिक बता दो, तो उस पर भी हम ट्रिक के साथ बाकायदा क्वेश्चन आपको समझा देंगे। ये सब का सब आपके ऊपर है, क्योंकि रिवीजन मोड में आप लोग हो, हमको बस रिमाइंड कराते जाओ, रिवीजन आपका चालू करवा देंगे। बाकी अब इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं और आगे निकलते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। आज रीजनिंग का कोई सवाल नहीं लेंगे।